के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव को दर्शाता है। आर्थिक सशक्तिकरण इस परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण आधार बना है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 32.29 करोड़ महिलाएं बैंकिंग प्रणाली से जुड़ी हैं, जिन्होंने कभी सोचा नहीं था कि हम कभी बैंक का देख पाएंगे, बैंक कैसी होती है। उन महिलाओं को भी उन्होंने बैंक तक पहुंचाने के और बैंकिंग प्रणाली के साथ जोड़ा है। इसलिए वित्तीय समावेशन की नई गति मिली है और मुद्रा योजना के तहत 68% ऋण महिलाओं को प्राप्त हुआ है, जिससे वे अपनी कौशल विकास को दिखा सकें और अपने लिए आर्थिक मजबूती लाने के उपक्रम कर सकें। 10 करोड़ से अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से संगठित होकर आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। महिलाओं के पारंपरिक विमाओं से आगे बढ़कर तकनीकी और उद्यमिता के क्षेत्र में आज हम लखपति दीदी और नमो ड्रोन दीदी भी हमारे यहाँ बन रही हैं, जिनने कभी सोचा नहीं होगा कि इस तरीके की टेक्नोलॉजी के साथ भी हमको कभी आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महिलाओं को घर का स्वामित्व देकर एक आर्थिक मजबूती प्रदान की गई है। उज्ज्वला योजना के साथ स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराया गया है। स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन ने दैनिक जीवन की कठिनाइयों को आसान किया है। हम सभी जान सकते हैं कि पहले महिलाओं को बहुत दूर से जाकर के और अपने घर में जल लाना पड़ता था। इस अधिनियम में एक संवैधानिक व्यवस्था नहीं है, बल्कि विकसित भारत के 2047 के संकल्प को गति देने का निर्णय है। जब महिलाएं नेतृत्व की भूमिका में आगे बढ़ेंगी तो विकास की प्रक्रिया अधिक समावेशी, संतुलित और टिकाऊ बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्पष्ट दृष्टिकोण रहा है कि महिला नेतृत्व वाला विकास ही भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा। जब महिलाएं कार्यबल में शामिल होती हैं तो अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती है, आय में समानता और समावेशी विकास को बढ़ावा मिलता है। यदि लैंगिक अंतर को कम किया जाए तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में लगभग $7 ट्रिलियन की वृद्धि हो सकती है। $7 ट्रिलियन की वृद्धि हो सकती है। जिन कंपनियों में महिलाएं उच्च पदों पर काम कर रही हैं, उनका प्रदर्शन बेहतर है। उन कंपनियों का प्रदर्शन बेहतर है। भारत में पिछले दशक में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। 72% घर महिलाओं के नाम हुए हैं। 43% ग्रेजुएट महिलाएं। मुद्रा योजनाओं के 69% ऋण महिलाओं को मिले हैं। स्वाभाविक है कि जब ऋण मिला है तो महिलाएं आत्मनिर्भर बनने की ओर आगे कदम बढ़ा रही हैं, कुछ ना कुछ काम कर रही हैं। स्टैंड अप इंडिया के लिए भी 84% महिलाएं लाभार्थी हुई हैं। और सरकारी योजनाएं जिन्होंने महिलाओं की जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया है, उज्ज्वला योजना के 10 करोड़ LPG कनेक्शन, जल जीवन मिशन के 14 करोड़ से भी अधिक पानी की घरों में पानी, स्वच्छ भारत मिशन, खुले में शौच से सुरक्षित, पहली बार महिलाओं को ये सुविधा मिली है, उनकी तरफ सोचा गया है। वित्तीय और स्वास्थ्य सशक्तिकरण, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र, मातृ मृत्यु दर में कमी और मातृत्व अवकाश 26 सप्ताह का किया गया है। जो बहनें अपने नौकरी कर रही हैं, उनको अपने बच्चों को, नवजात शिशु को पालने के लिए पहली बार 26 सप्ताह का अवकाश दिया गया है, ताकि वह अपने शिशु को इतने 26 सप्ताह तक आराम से उनकी देखभाल कर सके। शासन में महिलाएं भारत के लोकतंत्र का अगला कदम है। ये महत्वपूर्ण बदलाव दिखता है। महिलाएं लोकतंत्र के किनारे नहीं बल्कि उसके केंद्र में हैं। ये जो सारे बदलाव आए हैं, सरकार ने, प्रधानमंत्री जी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो महिलाओं को सशक्त करने और आगे बढ़ाने के लिए जितनी भी योजनाएं लाए हैं, उससे अब महिलाएं किनारे पर नहीं हैं, लोकतंत्र के बीच में आ गई हैं। उनको किनारे पे नहीं रखा जा सकता है। 24 तक भारत में कुल मतदाताओं में लगभग 48% से ज़्यादा महिलाएं थीं, यानी 47 करोड़ से ज़्यादा। और अब 24 में महिलाओं ने जो वोट दिया है उसका परसेंटेज बढ़ा है। 65.78% महिलाओं ने इस बार वोट किया है 24 में, जो पुरुषों से ज़्यादा है। तो जब हम सभी चीज़ों में आगे हैं तो फिर हमें निर्णायक भूमिका में लाने में क्यों कमी रखनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी की सोच के साथ
1952 में 22 महिलाएं थी, जो आज बढ़कर के 2024 में 75 संख्या लोकसभा के अंदर है महिलाओं की, और राज्यसभा में भी भागीदारी लगभग 17% है। ये महिलाओं की प्रगति का सूचक है। सभी अभी ये आदर्श स्थिति नहीं है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आरक्षण के साथ गांव में महिलाओं को मौका मिलता है तो वे अच्छा काम करके दिखाती हैं। पंचायती राज संस्थाओं में भी आज लगभग 14 लाख से अधिक महिलाएं चुनी गई हैं, जो कुल प्रतिनिधि का 46% है। छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव दिखते हैं, जैसे पानी की सुविधा, स्कूल की मरम्मत, साफ सफाई, स्वास्थ्य, पोषण, सब पर रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर बनाती है। जहाँ जहाँ महिलाओं का प्रतिनिधित्व अलग है, इन सब सुविधाओं का पूरा ध्यान रख करके कैसे सबको मिले, इसका पूरा ध्यान रख रहे हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम महत्वपूर्ण है, इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं, राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीट प्रतिनिधित्व आरक्षित किया जाए, जिसमें एससी और एसटी की भी महिलाओं की सीट शामिल है। महिलाओं की भागीदारी के साथ उनका प्रतिनिधित्व भी बढ़ेगा। जब महिलाओं की भागीदारी पहले से बढ़ रही है तो इस कानून की जरूरत क्यों है, ऐसा कोई भी किसी के मन में आ सकता है। तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि भागीदारी और प्रतिनिधित्व हमेशा एक साथ नहीं बढ़ते, इसलिए कभी कभी नीति के माध्यम से संतुलन बनाना जरूरी होता है। आज महिलाएं सिर्फ मतदाता नहीं हैं, वे छात्राएं हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उद्योग है, अधिकारी भी हैं, हर क्षेत्र में योगदान दे रही हैं। इसलिए शासन में भागीदारी आवश्यक है। अब भारत ने भागीदारी बढ़ा ली है, अगला कदम प्रतिनिधित्व को देना है। भागीदारी तो बढ़ाई है सब क्षेत्रों में, लेकिन प्रतिनिधित्व ये एक क्षेत्र बाकी रह गया है जहाँ महिलाओं को प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाना चाहिए। तो अब हमारे यहाँ नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसी दिशा में महत्वपूर्ण अवसर है, और इसका सही उपयोग हमारे लोकतंत्र के भविष्य को तय करेगा। अब पंचायती राज में भी महिलाओं की भागीदारी से स्पष्ट हुआ, वो भी अपनी जवाबदेही को मजबूती से निभा रही है। पिछले दशकों में 35 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते खुले, मुद्रा योजना में 68% ऋण महिलाओं को मिले, 10 करोड़ महिलाएं हैं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जुड़ी। स्वास्थ्य और जीवन स्तर में सुधार के लिए उज्ज्वला योजना, गैस कनेक्शन, जल जीवन मिशन, सब चीज, और शिक्षा में भी लड़कियां एडमिशन ज़्यादा परसेंटेज पर ले रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। इससे नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये भारत को अधिक समावेशी और मजबूत बनाएगा, और जो 2047 का विजन है वो बिना महिलाओं की प्रतिनिधित्व में भागीदारी के बिना आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए सभी जगह भागीदारी के साथ साथ, क्योंकि भागीदारी और प्रतिनिधित्व में फ़र्क है, भागीदारी सब जगह है हमारी, लेकिन प्रतिनिधित्व भी हमें अब चाहिए। और 33% महिलाओं को आरक्षण इस बिल के माध्यम से लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में मिले, इस सब के लिए सभी लोग इस बात से सहमत हैं और सब चाहते भी हैं कि इस बिल के माध्यम से, पहले भी जब बात आई थी तो सभी ने इसका सपोर्ट किया था, लेकिन आज मैं सबसे वापस से ये बात कहना चाहती हूँ कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व जो 33% का लोकसभा और विधानसभा में करने के लिए जा रहे हैं, उस सब में आप सबकी सहमति पहले भी थी और आज भी मेरे को लगता है कि सबकी सहमति होनी चाहिए, क्योंकि ये देश की हर महिला के लिए होगा। ये जो आरक्षण आएगा 33% का, ये देश की हर महिला के लिए होगा, इसलिए सभी लोग मिलके इसका समर्थन करेंगे। और आज मैं बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी का करना चाहूँगी कि आपने भागीदारी के साथ साथ प्रतिनिधित्व देने का भी जो संकल्प 2047 के भारत को देखते हुए किया है, आपका बहुत आभार करना चाहूँगी। और पूरे देश की जनता से ये निवेदन करना चाहूँगी कि नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व दिलाने में आप पूरा समर्थन करें, क्योंकि ये देश की हर महिला के लिए है, देश की हर महिला के लिए है, हर वर्ग की महिला के लिए, सबके लिए है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कभी कोई बात होनी चाहिए। मैं फिर से आप सबके सामने यही कहना चाहूँगी कि इस बिल का सब खुला हृदय से सहर्ष इसको स्वीकार करें और इसका समर्थन
हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद भी करा। बहुत बहुत आभार, सभी भाइयों का बहुत धन्यवाद।